हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीनचंद थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आज के इस वीडियो में हम फेमस थ्योरी समझने की कोशिश करें जो कीन्स ने दी थी, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोपाउंडेड बाय J.M. Keynes, famous book The General Theory of Employment, Interest and Money। इस थ्योरी को इस बुक में किंचन ने डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे हम जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पब्लिशेस इन 1936। 1936 को इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। एन अल्टरनेटिव मॉडल फॉर द क्लासिकल फ्रेमवर्क्स। उनके लिए एक अल्टरनेटिव मॉडल था जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे। बेस्ड ऑन कीन्स मॉडल फॉर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। वो डिपेंड थे इफेक्टिव डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड पे। इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे कैसे एग्रीगेट डिमांड डायरेक्ट रिलेशन इनकम के साथ रखता है और एग्रीगेट सप्लाई इनवर्स रिलेशनशिप, क्यों इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग a given period of time is called एग्रीगेट डिमांड। जो भी डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जितने हमारे सेक्टर्स है जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जितने फर्म्स प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स को एक पीरियड के अंदर, एक गिवन पीरियड के अंदर, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसको हम दूसरी डिफिनीशन से समझने की कोशिश करेंगे। Aggregate demand is the total amount spent on domestic goods and services in an economy। जितना भी आप पैसा खर्च करोगे डोमेस्टिक गुड्स पे इन एन इकॉनमी, एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के अंदर, उसी से हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्लेयर होगी। नाउ एग्रीगेट सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई को हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज़ अवेलेबल इन द इकॉनमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम प्लानड आउटपुट भी कहते हैं। जो भी हमारी मनी वैल्यू होती है ऑफ आउटपुट जो अवेलेबल होती है हमारी इकॉनमी में, जो जिस गिवन पीरियड के अंदर हम या परचेज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को एक गिवन पीरियड के अंदर, उसे हम कहते हैं, उससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई डिक्लेयर होती है, जिसे हम प्लानड आउटपुट भी कहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ नेशन प्रोड्यूस एंड सेल इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव डिमांड। इन दिस थ्योरी कीन्स डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव डिमांड। जैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है ना, जब वो इक्वल होती है तब जाकर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड डिक्लेयर होती है। इफेक्टिव डिमांड इन दिस थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी ये जो थ्योरी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम या आउटपुट भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये जो थ्योरी थी ये डिपेंड किस पे थी, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड किससे डिक्लेयर होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। वो हम आगे देखेंगे एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे वो डिक्लेयर होती है, इफेक्टिव डिमांड और इफेक्टिव डिमांड कैसे डिक्लेयर होती है। पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस कीन्जन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड result
इन आउटपुट। जो इफ़ेक्टिव डिमांड का रिज़ल्ट है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, वो जो आउटपुट है वो क्या क्रिएट करता है? वो एक इनकम क्रिएट करता है। वो जो इनकम है वो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही वर्क करता है इफ़ेक्टिव डिमांड। उसी को हम इफ़ेक्टिव डिमांड कहते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड डिपेंड्स, effective demand is a result, is a output creates a income provides an employment. Since Keynes assume all the four quantities effective demand, output, income and employment equal to each others, ये आपस में इक्वल हैं, regarded employment as a function of income. इफ़ेक्टिव डिमांड इज़ डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर्स। जो हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड है वो दो फैक्टरों से डिक्लेयर किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। किसको? इफ़ेक्टिव डिमांड को। द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल और टेक्निकल कंडीशन। जो भी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किस पे डिपेंड होती है? फिजिकल और टेक्निकल कंडीशन पे वो डिपेंड होती है ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कोई फर्म प्रोड्यूस करता है किसी भी प्रोडक्ट को, वो जो उनकी जो फिजिकल और टेक्निकल कंडीशन होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो उनको फिज़िकली और टेक्निकली कंडीशन, जब वो प्रोड्यूस कोई भी फर्म कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, जो उनको उस टाइम कोई भी फिज़िकली और टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, उससे शॉर्ट टर्म में कोई असर नहीं पड़ता है, विच डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन। एग्रीगेट सप्लाई को वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं। सिंस Keynes assumed the aggregate supply function to be a stable, जो Keynes थे वो क्या कहते थे? जो ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है टू बी ए स्टेबल, ये स्टेबल है। ही कंसंट्रेट हिज इंटायरली अटेंशन अपॉन द एग्रीगेट डिमांड। वो पूरा तवज्जो किस पे दे रहे थे? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पे, टू फाइट डिटरमाइन अप एंड एम्प्लॉयमेंट। Thus, employment depends on aggregate demand, which is turn is determined by consumption demand and investment demand से क्या? Employment depends on aggregate demand। जो employment है वो किस पे डिपेंड है? aggregate demand पे। which is determined, जो aggregate demand किससे determine हम करते हैं? consumption demand और investment demand से। According to Keynes, employment can be increased by increasing consumption or investment। वो बोल रहे थे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है वैसे ही कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। कंजप्शन डिपेंड्स और ऑन इनकम। जो कंजप्शन है वो हमारी पैसों पे डिपेंड है, हमारी इनकम पे डिपेंड है। एंड व्हेन इनकम राइज, जैसे हमारी इनकम बढ़ जाएगी, कंजप्शन आल्सो राइज बट नॉट एज मच एज इनकम। क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी ऑफकोर्स बढ़ेगी। आप भी खर्च करो, जैसे आपके पास पैसे होंगे तभी आप खर्च करोगे, बट आप उतना नहीं खर्च करोगे जितने आपके पास पैसे, आप वो पूरे खर्च नहीं करोगे। वही यहाँ पर ये कह रहा है, आल्सो राइज बट नॉट एज मच एज इनकम। आप भले आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है मगर आप उतना नहीं करोगे खर्च, आप आधा पैसे बचाओगे, सेविंग करोगे। वो यहाँ पर ये कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, एज इनकम राइज, सेविंग राइज, कंजप्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय राइजिंग द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम in order to increase which income and employment, but the propensity to consume depends upon the psychology of the peoples,
their taste, habits, and wants. The social structure which is determine the distribution of income. Also, all these elements remain constant during the short run. क्या कहना चाहता है यहाँ पर ये? अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हम सेविंग भी करेंगे और खर्च भी करेंगे, और इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम एम्प्लॉयमेंट आल्सो इंक्रीज. वो तो इंक्रीज ही है, जब एम्प्लॉयमेंट तभी आप इनकम खर्च करोगे. बट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल्स. जो हम खर्च करते हैं, जो हम सेविंग करते हैं, वो किस पे डिपेंड है? वो एक इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड है. वो कैसे ट्रीट करता है पैसों को. देयर टेस्ट, हैबिट्स एंड वांट्स एंड द सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये जो सारे एलिमेंट्स है वो शॉर्ट रन पे कोई असर नहीं करते हैं. ये लॉन्ग रन में काम करते हैं, मगर शॉर्ट रन पे कोई इफेक्टिव ये पैदा नहीं करते. ऑल दीज एलिमेंट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट रन. ये सारे कॉन्स्टेंट रहते हैं शॉर्ट रन में. एक इंसान का टेस्ट, वो कैसे ट्रीट करता है पैसों को, वो कोई मैटर नहीं करता है शॉर्ट रन में. अब हम इसको एक ट्यूबुलर रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे हमारे पास लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है लेक्स में. जैसे हमारे पास 10 लेक्स है. एग्रीगेट डिमांड हमारे पास कितनी है? 200 करोड़ की. और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 180 करोड़ की. जो नई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बनी, वो कितनी बनी? 220 करोड़ों की. जैसे हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता गया, वैसी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ होती गई और एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज़ होती गई. मगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं है. उसकी वजह से जो 200 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड है और 180 करोड़ की एग्रीगेट सप्लाई है, जो 20 करोड़ का डिफरेंस आता है, वो एक नई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में वो इंक्रीज़ होते हैं. उसमें ऐड हम करते हैं उसको. एक पॉइंट पे जहाँ पर हमारी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, तो उसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगी, वहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, नई जो एग्रीगेट डिमांड 1 और एग्रीगेट सप्लाई बनी, वो जब इक्वल होगी, तब जाकर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. उसको हम एक डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे. ये देखो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे समझने की कोशिश करेंगे. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये एम्प्लॉयमेंट है. जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल रही है, वहाँ पर इफेक्टिव डिमांड या फुल अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो और इफेक्टिव डिमांड भी कह सकते हो. इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भी मिल रही है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम या इफेक्टिव डिमांड क्रिएट किया जाता है और डिक्लेयर होती है. यहाँ पर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है. N1 इज एन फुल एम्प्लॉयमेंट, इज नॉट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, इज एन एम्प्लॉयमेंट. In this case, where AD and AS is shifted, when N1 shift full employment, then declares full employment level of income. I hope आपको ये डिफरेंस समझ आ रही होगी. अंडर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर N1 पे हमारी ED और AS और AD मिल जाती है, इक्वल हो जाती है, वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड डिक्लेयर की हो जाती है. उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट
या अंडर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो आप। और यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रही है और वो NF फुल एम्प्लॉयमेंट पे मिल जाती है, आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है, वहाँ पर हम ED एग्रीगेट डिमांड को डिक्लेयर किया जाता है। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। द डिटरमाइन ऑफ द इफेक्टिव डिमांड वायर AD is a greater demand function and AS aggregate supply function. The horizontal axis measures the employment of level of income and vertical axis AD and AS expected revenue. The two curves AD and AS intersect each others at the point E. This is an effective demand. ON1, this is an worker and employed enterprise and expectations of profit and maximum ONF is a level of full employment, जो मैंने आपको अभी कहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।